इस वीडियो में हम कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इसको समझेंगे। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं है तो कार्टिलेज जिंदा कैसे है। देखिए, कार्टिलेज एवास्कुलर होता है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इस वजह से इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और ना ही इसमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होते हैं। अब कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो इसका आंसर है डिफ्यूजन से। कार्टिलेज जो होता है वो डिफ्यूजन से सरवाइव करता है। देखिए, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलने के मेनली दो रास्ते होते हैं, वो भी उसकी लोकेशन के हिसाब से। पहला जो तरीका है वो है पेरिकॉन्ड्रियम से। कार्टिलेज को पेरिकॉन्ड्रियम से न्यूट्रिशन मिलता है। जहाँ कार्टिलेज के चारों तरफ पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद होता है, वहाँ न्यूट्रिशन का मेन सोर्स पेरिकॉन्ड्रियम ही होता है। पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स बाहर से अंदर की ओर डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के थ्रू होता है और कॉन्ड्रोसाइट्स तक न्यूट्रिशन इस तरह से पहुंचते हैं। देखिए, ये आपका कार्टिलेज है और इसके चारों तरफ ये आपकी पेरिकॉन्ड्रियम है। अब क्योंकि ब्लड वेसल पेरिकॉन्ड्रियम में भी नहीं होती, बाहरी जो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस है वहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पेरिकॉन्ड्रियम में आते हैं और यहाँ से यह कार्टिलेज को सप्लाई कर दिया जाता है। अब अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करें, तो क्योंकि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है तो ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है, तो फिर इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। अब देखिए, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स में मौजूद होता है। अब क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट में मौजूद होता है तो साइनोवियल जॉइंट में एक लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन के साथ यह ऑक्सीजन लेता है और यह ग्लूकोज लेता है और साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये डिफ्यूज करके आर्टिकुलर कार्टिलेज तक पहुंचते हैं। इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज के नरिशमेंट के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तभी न्यूट्रिशन डिफ्यूज करके साइनोवियल फ्लूइड से आर्टिकुलर कार्टिलेज तक पहुंचेंगे। देखिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन सप्लाई एक पंप लाइक मैकेनिज्म से होती है। जब जॉइंट मूव करता है तब कार्टिलेज कंप्रेस होती है और जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और जब प्रेशर रिलीज होता है तब साइनोवियल फ्लूइड अंदर जाता है और वहाँ से फ्रेश न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं। इसे इनहिबिशन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब देखिए, जो मॉडरेट मूवमेंट होती है वो कार्टिलेज को हेल्दी रखती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन यानी कि लंबे समय तक कोई भी मूवमेंट नहीं होना, ये कार्टिलेज को डीजनरेट करती है, ये कार्टिलेज को डैमेज करती है। इसलिए मोशन इज द न्यूट्रिशन फॉर कार्टिलेज।
अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे डिफ्यूज करते हैं कार्टिलेज में। देखिए, सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम या कि फिर साइनोवियल फ्लूइड्स में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और ये डिफ्यूज करके सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाते हैं। उसके बाद ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स में पहुंचते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल में जाते हैं और उसके बाद कैप्सूल में मौजूद कॉन्ड्रोसाइट्स में पहुंचते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए। देखिए, मैट्रिक्स जितनी ज़्यादा थिक होगी, डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा स्लो होगा। अब ये समझो कि कार्टिलेज का न्यूट्रिशन स्लो क्यों होता है। अब क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती और जो डिफ्यूज़न की डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं और जो न्यूट्रिएंट सोर्स हैं उनके बीच में जो मैट्रिक्स है वो भी काफ़ी डेंस होती है और इस वजह से इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी काफ़ी स्लो होती है और इन्हीं सब कारणों की वजह से कार्टिलेज में न्यूट्रिशन स्लो होता है। अब कार्टिलेज न्यूट्रिशन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। इसमें पहली कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसमें अगर न्यूट्रिशन फेल हो जाए तो जो मैट्रिक्स होती है वो डीजनरेट कर जाएंगी और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वे भी डेड हो जाएंगे। इस वजह से जब बोन टू बोन कांटेक्ट होगा तो पेन जनरेट होगा। इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जो जॉइंट्स में होता है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है इमोबिलाइजेशन की। अब देखिए, प्लास्टर या बेड रेस्ट या पैरालिसिस की कंडीशन बनती है। अब जब कोई जॉइंट मूवमेंट नहीं होगी तो जो जॉइंट्स में है वो साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा और इस वजह से जो कार्टिलेज है उसकी एट्रोफी यानी कि उसकी जो शेप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा जिसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। इस कंडीशन में कोई भी जॉइंट को मूवमेंट देने हिलाने डुलाने में पेन जनरेट होता है। देखिए, एजिंग के साथ जो मैट्रिक्स होती है उसमें हाइड्रेशन कम होने लगता है जिस वजह से न्यूट्रिशन का डिफ्यूजन भी कम होने लगता है और इस वजह से जो कार्टिलेज होता है वह ब्रिटल हो जाता है। फोर्थ जो कंडीशन है या कि फिर जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज का। देखिए, मॉडरेट एक्सरसाइज जो होती है वो जॉइंट्स में साइनोवियल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और कार्टिलेज को हेल्दी मेंटेन करती है। अब कार्टिलेज और बोन में न्यूट्रिशन सप्लाई को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। न्यूट्रिशन कार्टिलेज को डिफ्यूजन से मिलता है और बोन को डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन से मिलता है। हीलिंग कार्टिलेज में पुअर होती है लेकिन बोन में बेटर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है। अब मूवमेंट की बात करें तो कार्टिलेज ज़्यादा मूवमेंट पर डिपेंड करता है लेकिन बोन मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती। मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो कार्टिलेज में मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है लेकिन बोन में मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। कार्टिलेज को समराइज करते हैं। कार्टिलेज अवेस्कुलर होता है
इसको न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलता है और डिफ्यूजन पेरिकोन्ड्रियम के द्वारा होता है। और जो अवैस्कुलर कार्टिलेज है वह पेरिकोन्ड्रियम से नहीं लेकिन साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन लेता है। अब कार्टिलेज में न्यूट्रिशन के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। स्लो न्यूट्रिशन यानी कि स्लो हीलिंग और जो इमोबिलाइजेशन है यानी कि हलचल नहीं होना, मूवमेंट कम होना, ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है।